गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो सार्वजनिक राजस्व के स्रोत थे, उसका जो मुख्य स्रोत है जिसको हम टैक्स या कर कहते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज इस क्लास में एलिमेंट्स ऑफ टैक्स, जिसको हम कर के तत्व कहते हैं, पहले उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। जो टैक्स है, कर है, उसका नेचर या प्रकृति या उसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं पिछले क्लास में ही मैंने समझाया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूँ कि कर के तत्व क्या हैं। तो पहला जो है, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक अनिवार्य अंशदान है। अगर कर आप पे लगाया जाता है तो इसको अदा करने के पीछे जो कानून होता है वो आपको अनिवार्य कर देता है कि आपको कर चुकाना ही या कर अदा करना पड़ेगा। यानी कर लगने का कानून द्वारा निर्धारित दशाएं लागू होती हैं। अब कर जो है केवल सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी जो गवर्नमेंट होता है या लोक सत्ता होता है, उन्हीं के द्वारा सिर्फ ये टैक्स या कर लगाया जा सकता है। किसी प्राइवेट एंटिटी या निजी व्यक्ति या निजी क्षेत्र के कोई भी उद्योग या कोई भी एंटरप्राइज द्वारा कभी भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। सिर्फ सरकार ही टैक्स लगाती है। टैक्स के पीछे जो मूल भावना होती है वो क्या है कि त्याग का इसमें समावेश पाया जाता है, यानी कि समाज के सामान्य हित में अदा किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कि जो एग्जिस्टेंस होती है किसकी, लोक वित्त की, पब्लिक फाइनेंस की, उसमें सरकार की कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ ड्यूटीज़ होती है, जिनको पूरा करने के लिए सरकार को आय की आवश्यकता होती है। कल्याणकारी राज्य के अवधारणा में जैसे जैसे प्रगति होती गई, जैसे जैसे उसका स्कोप जो है और व्यापक होता गया, वैसे वैसे सार्वजनिक कार्य, सरकार की जो जिम्मेदारी है लोगों की आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसके कारण सरकार को राजस्व के स्रोत बढ़ाने पड़े। और टैक्सेशन में भी आप देखेंगे जनरली इंक्रीज ही पाया गया है, बढ़ोतरी ही पाई गई है। इसी प्रकार से ये क्या है, समाज कल्याण का भी टैक्स में एलिमेंट या तत्व पाया जाता है। ये त्याग का समावेश के पॉइंट से थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। फिफ्थ है, भुगतान के लिए लाभ शर्त नहीं है। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट को एक साथ पढ़िए। भुगतान के लिए लाभ शर्त नहीं है, सेवा लागत से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, क्विड प्रो को, जो लेन देन का कोई इसमें कोई तत्व नहीं पाया जाता है। आप टैक्स का भुगतान करते हैं, आप टैक्स अदा करते हैं, इसके बदले में आपको कोई लाभ प्राप्त होगा या कोई सेवा प्राप्त होगी, इससे इसका कोई इसमें संबंध नहीं पाया जाता है। सेवेंथ पॉइंट देखिए, आय में से ही भुगतान होता है। किसका भुगतान होता है? कर का। कर पूंजी पर भी लगाया जाता है, परंतु भुगतान आय में से ही किया जाता है। यानी जो निजी संस्थाओं के या निजी व्यक्तियों के या निजी क्षेत्र के या जिसको घरेलू क्षेत्र कहते हैं, उनमें जो चालू वर्ष में जो आय कमाई जाती है उसी से टैक्स अदा की जाती है। या कभी कभी चालू वर्ष में जो आय प्राप्त होती है वो पुराने वर्षों की आय का भी कुछ अंश होता है, तो उससे भी टैक्स अदा की जा सकती है। परंतु ये इनकम जो आय है उसी में से इसकी अदायगी होती है। 8th पॉइंट है व्यक्तिगत कर अदायगी।
इसका मतलब क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है, यानी कर्तव्य क्या होती है, व्यक्तिगत आती है। कर व्यक्ति, संपत्ति या वस्तु पर लगाए जाते हैं, परंतु अदायगी व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। यानी कि अगर कर, जैसे कर के मुख्य अगर वर्गीकरण करें तो हम देख सकते हैं कि परोक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो अप्रत्यक्ष कर किस पे लगाते हैं, वस्तुओं व सेवाओं पे लगाई जाती है, परंतु उसका भुगतान कौन करता है, या तो जो उसको बेचता है उस वस्तु व सेवा को, या फिर जो उसको खरीदता है, यानी कि सेलर, विक्रेता या फिर क्रेता या उपभोक्ता ही इनकी टैक्स जो लगाई जाती है वो अदा करती है। तो हमेशा आप देखेंगे कि कर किसी भी चीज़ पे हो, उससे रिलेटेड जो व्यक्ति होती है उसी से कर की अदायगी होती है। 9th पॉइंट है, ये आपके फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता है, कानूनी वसूली। कोई भी टैक्स लगाया जाता है वो कानून द्वारा उसकी बैकअप होती है, यानी संविधान द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसी के तहत पे आपकी टैक्स लगाई जाती है। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ये सरकार द्वारा ही टैक्स लगाया जाता है, वसूली जाती है। तो टैक्स की जो लगाने का जो एस्पेक्ट है वो भी आपके कानून संगत है, एवं वसूली जो होती है उसके लिए भी आपके कानून में कुछ पॉइंट्स होती हैं, कुछ लॉज होती हैं जिसके तहत टैक्स की वसूली की जाती है। ये तो है क्या आपका जो मुख्य स्रोत है किसका, सार्वजनिक राजस्व का, जिसको हम कर कहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी नेचर और उसके एलिमेंट्स के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। पहले जो 2 टॉपिक थे, एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स एंड नेचर ऑफ टैक्स, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, और इस क्लास में टैक्स का ये जो लास्ट जो पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ टैक्स, वो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट जो स्रोत है किसका, सार्वजनिक राजस्व या लोक राजस्व का, उसको हम कहते हैं व्यवसायिक आय। व्यवसायिक आय किसको कहते हैं, कमर्शियल रेवेन्यू। वो क्या होते हैं, वे आय हैं जो कि सरकार को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमतों के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है, सरकारी क्षेत्र में जो उद्यमें होती हैं, ठीक है ना, या फिर रेल सेवा जैसे है एग्जाम्पल, डाक सेवा है, इस प्रकार की जो आपके पास में सेवाएं हैं, या सरकारी उद्यमों में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, उनका जब सरकार बिक्री करती है या फिर इन सेवाओं का जब प्रदान करती है, उससे जो आय होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक आय या कमर्शियल रेवेन्यू। ये कमर्शियल रेवेन्यू भी एक स्रोत है किसका, सार्वजनिक राजस्व या लोक राजस्व या लोक आय का। अब ये देखिए, जो निजी क्षेत्र में जो आपको वस्तुओं व सेवाओं की उत्पादन एवं जिसकी आप उपभोग करते हैं, उनकी कीमतों में और सरकार द्वारा चलाए गए जो उद्यम होते हैं या सेवाएं होती हैं, उनकी कीमतों में अंतर पाया जा सकता है। सरकार अपादान या सब्सिडी देके इन सेवाओं को उपलब्ध कराती है, क्योंकि ये इनकी एक दायित्व हो जाती है या ड्यूटी हो जाती है सरकार की या लोक सत्ताओं की। तो जनरली आप देखेंगे कि ये व्यावसायिक आय जो इनपुट कॉस्ट होती है या लागत होती है वस्तु व सेवाओं की बनाने की, कभी कभी उससे सस्ते में भी इनको बेचा जाता है, ताकि लोक कल्याण या कल्याणकारी राज्य के जो अवधारणा है या उनके जो दायित्व होता है उनको पूरा किया जा सके। तो कभी कभी ये पाया जाता है कि ये जो सरकारी उद्यम हैं या फिर सरकार द्वारा चलाए गए जो सेवाएं हैं, ये लॉस मेकिंग होती हैं, मतलब इनमें राजस्व की हानि होती है, नुकसान होती है। फिर भी सरकार कोशिश करती है कि इन उद्यमों को चलाए, ताकि जो लोक वित्त की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके नियम हैं
स्पेशली कल्याणकारी राज्य के जो अवधारणा के कारण जो सरकार को नागरिकों को आधारभूत या मूलभूत जो सेवाएं उपलब्ध करानी होती है उनको पूरा करने में ये लाभदायक या फ़ायदा देती है। अब थर्ड जो आपके पास में जो आय का जो स्रोत होता है उसको हम कहते हैं प्रशासनिक आय, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम। तो प्रशासनिक आय की श्रेणी में शुल्क या फीस, जुर्माने, संपत्ति जब्त करने और उत्तराधिकारी के अभाव पर अधिकार करने आदि से होने वाली प्राप्तियां तथा लाइसेंस या विशेष कर निर्धारण समायोजित होते हैं। यानी कि आप जानते हैं, जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं और कोई गाड़ी चलाने के नियमों को तोड़ते हैं तो आप पे क्या होता है, आप पे जुर्माना लगाया जाता है, या फिर गाड़ी चलाने के लिए जो आप लाइसेंस लेते हैं उसके लिए कुछ फीस आपको जमा करनी पड़ती हैं। जैसे पब्लिक जो पार्क होती हैं, उद्यानें होती हैं, इस प्रकार की कुछ घूमने फिरने की जो जगह होती है जिस पे टिकट द्वारा शुल्क लगाया जाता है, इस प्रकार के, या फिर रजिस्ट्री होती है संपत्ति की, उस पे जो फीस होती है, ये सब क्या होती है, प्रशासनिक आय का भाग हो जाता है। इसमें एक चीज़ आप देखिए, संपत्ति जब्त करने और उत्तराधिकारी के अभाव पर अधिकार करने आदि, यानी कभी कभी कुछ ऐसे निजी क्षेत्र, स्पेशली क्या होती है, संपत्ति होती है, निजी क्षेत्र की संपत्तियों का कोई उत्तराधिकारी या फिर उसको ओन करने वाला कोई नहीं मिलता है, तो सरकार उनको भी अपने अंडर ले लेती है। तो इनसे भी जो प्राप्त आय या धन होती है वो किस में सम्मिलित होती है, प्रशासनिक आय में सम्मिलित होती है। प्रशासनिक आय का जो कंट्रीब्यूशन है हालांकि बहुत अधिक नहीं होता है किसमें, टोटल लोक राजस्व या लोक आय में, लेकिन फिर भी प्रशासनिक आय भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आय का स्रोत होता है सरकारी सत्ताओं के लिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, जो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स कहते हैं, जिसको क्या कह रहे हैं, इनको गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, उपहार तथा अनुदान। देखिए उपहार क्या होती है, पहले इन दोनों में डिफरेंस आप देखिए। सहायता कोष, प्रतिरक्षा कोष आदि में निजी व्यक्ति अथवा गैर सरकारी दाताओं द्वारा विशिष्ट कार्यों के लिए सरकार को दिया जाता है। आपको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड होती हैं, या फिर आपके पास में जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होती हैं, उनको जब आपातकाल में, जैसे अभी जैसे महामारी चल रही है, तो आपको मालूम है कई गैर सरकारी एजेंसीज या डोनर्स एवं निजी व्यक्ति उसमें कंट्रीब्यूशन करती हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उपहार। इनको रिलीफ फंड्स में दी जाती है। जैसे प्रतिरक्षा या युद्ध के समय पे या अकाल पड़ने पे आपको जो निजी क्षेत्र से जो प्राप्त जो राजस्व होती है उसको हम उपहार में गिनते हैं। अब अनुदान क्या होता है, देखिए अनुदान में दाता सरकार होती है जो कि अन्य किसी स्तर पर सरकारी कार्य को संपन्न करने के लिए वित्तीय सहायता, यानी इसमें विदेशी सहायता भी शामिल होती है। यानी कि देखिए, अगर सरकार के किसी कार्य को करने में कुछ लागत प्राप्त हो रही है, उस लागत में अगर कोई सब्सिडी करती है तो वो किस में काउंट होता है, उसको क्या कहते हैं हम, अनुदान, ग्रांट। मतलब सस्ते में अगर वो सरकारी कार्य संपन्न की जाती है या कार्य को पूरा किया जाता है तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, आय के अनुदान यानी ग्रांट। इसमें आप देखिए विदेशी सहायता भी शामिल होता है। अब देखिए एक और पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, लघु जो प्रश्न होते हैं उनमें, कि कीमत और कर में क्या फ़र्क होती है। कीमत भी आप अदा करते हैं और टैक्स भी आप अदा करते हैं। कीमत और टैक्स में मुख्य रूप से लेन देन का जो एस्पेक्ट होता है या तत्व होता है उसकी डिफरेंस पाई जाती है। कीमत आप वस्तु व सेवाओं के उपभोग करने पर
अदा करते हैं। टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। टैक्स कानूनी तौर पे आप पे अगर लगाया जाता है तो आप अदा करते हैं, उसके बदले में डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई बेनिफिट वस्तु व सेवा के रूप में नहीं प्राप्त होती है। ये चीज़ आपको, एक और चीज़ आपको थोड़ा सा जानकारी में रहना चाहिए कि टैक्स और कीमत में क्या अंतर होती है। तो आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ज़्यादा करके घर रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी भी ये जो कोविड की जो महामारी है, आपने जैसे सुना होगा, इनके नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं। मतलब इस वायरस में कुछ कुछ बदलाव होके ही लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि भीड़ भाड़ की जगह पे अगर आप जाए तो मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि जैसे जैसे पेपरों में आ रहा है कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, वैसे वैसे मास्क पहनने की प्रवृत्ति लोगों में कम देखी जा रही है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए और थैंक यू।